बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और हमारी बातों को अपने गुरूर अज़हान में जगह देने वालों शारू टेक्नोलॉजीज के प्लेटफॉर्म से हामिद सईद का सलाम। शारू टेक्नोलॉजीज के स्टूडियो में आज हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए एक बड़ी अहम और बड़ी ही काबिल गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है अरूज महरूब और ये चेयरपर्सन है सुनवाई वेलफेयर फाउंडेशन। मैडम को हम स्टूडियोज में वेलकम करते हैं और जानते हैं इनसे इनके जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं हामिद साहब का और शारू टेक्नोलॉजीज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे इस इनविटेशन को कबूल किया। मैडम, आपके साथ बातों का सिलसिला सुनवाई फाउंडेशन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो सुनवाई फाउंडेशन का सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये आइडिया आपको कैसे आया और क्या प्रेसिंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपको लगा कि एक और एनजीओ की जरूरत है। जी, बड़ा रेलेवेंट और अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल एक तो मुशाहिदा मेरा बचपन से ही आप कह सकते हैं ये रहा कि मेरे जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जिनमें वालिद, भाई, ये सरकारी महकमों से मुंसलिक रहे और हम ये मैं देखती रही कि आपके नेबरहुड में, आपके हमसायों में, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में लोग आते थे और कहते थे कि जी हमारा मसला चल रहा है सरकारी महकमों में, तो आप थोड़ी गाइडेंस दे दें, हमें तो थोड़ा समझा दें, हमारे लिए बड़े मसाइल चल रहे हैं। तो मैंने ये मुशाहिदा मेरा था कि पढ़े लिखे लोग भी, लिटरेट क्लास भी बेसिक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर से नावाकिफ है हमारी सोसाइटी में। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने दरख्वास्त कहाँ जमा करनी है, हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं मदद का सिलसिला तो इनफॉर्मली चल ही रहा था। तो फिर मुझे एक आइडिया यही स्ट्राइक किया कि क्यों ना एक मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए। तो इसमें जैसे मैंने मेरे क्वेश्चन में एक लफ्ज पे मैंने बहुत जोर दिया, एक और एनजीओ की क्या जरूरत थी। तो इस तरह की काफी सारी एग्जिस्टिंग एनजीओस भी एग्जिस्ट कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो क्या यूएसपी क्या है सुनवाई वेलफेयर फाउंडेशन का जो कि बाकी एनजीओस कम कर रही हैं और आप लोग ज्यादा कर रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए पाकिस्तान में अब तक जब हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरे तो हमें अपना मकसद समझाने में बहुत मुश्किल पेश आई, इवन उन अथॉरिटीज को भी। वजह क्या थी कि एनजीओ लेवल पे अभी तक रेड टेप रिडक्शन पे कोई एनजीओ नहीं बनी है। सो डेफिनेटली ये एक वैक्यूम है जिसपे जाहिर है सिर्फ हम तो नहीं ये वैक्यूम क्लियर कर सकेंगे और भी लोगों के आने की जरूरत है, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है सोसाइटी के अंदर जो कि अभी तक अनटच्ड। तो इसलिए मुझे फील हुआ पर्सनल लेवल पे भी कि इसकी जरूरत है। बहुत जबरदस्त। और मैडम, जैसे आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा उसमें इसने कंट्रीब्यूट किया, तो आपका अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा वो क्या रहा, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिवर्सिटी। सर, मैं बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मास कम्युनिकेशन में फ्रॉम जैलसन कॉलेज और फिर तकरीबन 2-2.5 साल मैं बतौर लेक्चरर भी उसी सेम इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर चुकी हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है सुनवाई का, तो यहाँ पे भी हम अवेयरनेस और एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सो लेक्चरशिप में भी आप कुछ नॉलेज दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, और सुनवाई में भी हम अवेयरनेस और सोशल एजुकेशन को ही टारगेट कर रहे हैं। सो ये लेक्चरशिप या टीचिंग से इस तरह अलग नहीं है। तो इसमें अब चूंकि आपका एकेडमिया से भी ताल्लुक रहा, ग्रास रूट लेवल पे अगर स्टूडेंट्स को ये बातें समझा दें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन में ये चीज़ें बड़ी बेहतर होंगी। तो इसके लिए अब सुनवाई का पैटर्न क्या होगा? क्या आप लोग वॉलंटियर्स को साथ में एंगेज करेंगे, कुछ इंटर्नशिप्स ऑफर करेंगे या ऑनलाइन अवेयरनेस की तरफ जाएंगे? जी, बेसिकली हमारा 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस टू रिड्यूस रेड टेप। सबसे पहले मैं रेड टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि रेड टेप से मुराद वो इंतजामी मुश्किलात होती हैं जो कि किसी भी सरकारी महकमे के अंदर लोगों के काम को सुस्त रवि का शिकार कर देती है। तो हम लोगों को ऐसे कानूनी मशवरे फराहम करेंगे और उनको बुनियादी सरकारी महकमों का तरीक़ाकार समझाएंगे ताकि उनकी मुतल्लिका महकमों में आसानी से सुनवाई हो सके। ये हमारा बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड नंबर पे आती सोशल एजुकेशन।
اس میں بہت سے کوئی بھی موضوع زیر بحث آ سکتا ہے، آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، پروفیشن کے حوالے سے، آپ کے لائف اسٹائل کے حوالے سے. اور تھرڈ ہے ہماری جنرل ویلفیئر، یعنی عوامی فلاح و بہبود، کھانا پانی، صاف پانی ہو گیا، کپڑے ہو گئے، جو ضروریات ہیں زندگی. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے، ڈیفینیٹلی ہمارے اویئرنیس کے سیشنز ہم کنڈکٹ کرتے ہیں جن میں ہم مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جا چکے ہیں، وہاں پہ ہم ان کو ڈفرینٹ اویئرنیس دیتے ہیں. اس کے علاوہ انفرادی سطح پر ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، مجھے رہنمائی کریں، تو وہ بھی ہماری جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم اس میں موجود ہے، وہ ان کو رہنمائی دیتی ہے. اور ہمارے والنٹیئر کے طور پہ ہمیشہ ایک آپشن ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، بیکم اے ممبر. تو جو بھی چاہے یوتھ ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ جو ہمارا ممبر بننا چاہتا ہے، وہ بے شک اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے تھوڑا سا ابھی ٹچ کیا نام کے حوالے سے کہ وہ میکرون میں سلوائی ہو جائے اور یہی نام رکھ لیا آپ نے، تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ اور نام کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آرگنائزیشن کا لوگو ہے وہ تھوڑا یونیک سا ہے، بلکہ ڈیزائن سینس میں مجھے تو تھوڑا سا عجیب و غریب بھی لگا. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایز اے چیئر پرسن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس لوگو کی سگنیفیکینس کیا ہے، اس نام کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ دیکھیے، سنوائی تو جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ ہمارا مقصد ہی لوگوں کی سنوائی میں آسانی کرنا ہے، تو وہ نام آئی تھنک سب سے سوٹیبل یہی تھا. اور جہاں تک لوگو ہے، بالکل تھوڑا عجیب و غریب آپ کو ڈیفینیٹلی لگا ہوگا، لیکن اس میں آپ دیکھیے تو ایک ہاتھ ہے جس نے ایک بلڈنگ کو اٹھایا ہوا ہے. سو بلڈنگ بیسیکلی سگنیفائنگ انسٹیٹیوشنز کہ جن کا ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہم سمجھا رہے ہیں. اور جو ہاتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی سنوائی کی سپورٹ ہے ٹورڈز دی انسٹیٹیوشنز اینڈ ٹورڈز دی پبلک. اگر اس ہاتھ کے اوپر ایک انسان ہوتا اور وہ انسان اس کو اس انسٹیٹیوشن تک پہنچا رہا ہوتا تو شاید ڈیزائن سینس میں یہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ ابھی اس میں وٹ آئی گاٹ فرام ڈیزائن پرسپیکٹو کہ آپ آرگنائزیشنز کو، انسٹیٹیوشنز کو اپلفٹ کر رہے ہیں. نہیں، بالکل. دیکھیے ہم انسٹیٹیوشنز کو بھی اپلفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے ہماری سوسائٹی میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں تو کام ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ ایسا نہیں. حکومت نے یا سرکاری اداروں نے اپنے میکانزم بنا رکھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس سے آگاہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام فوری ہو جائے، ہم اپنا ڈیو ٹائم دینے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر ورک لوڈ کتنا زیادہ ہے. ہر کام وہ آپ کو منٹوں میں نہیں کر کے دے سکتے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر چیز کا پروسیجر بنایا، لیکن ہمیں پتہ نہیں. تو ہم سائڈ بائی جہاں پہ ہم پبلک کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں ہم انسٹیٹیوشنز اور پبلک کے درمیان جو گیپ ہے اسے بھی برج کا کردار ادا کریں. کہ آپ جو اتنی مایوسی پھیل چکی ہے کہ جی سرکاری اداروں میں کام تو ہوتا ہی نہیں، یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کام ہوتا ہے. آپ تھوڑا جاننے کی کوشش تو کیجیے، صبر رکھیے. اوکے، تو جیسا کہ مجھے لگا لوگوں کے بارے میں، تو شاید وہ بھی ٹھیک ہی لگا، کیونکہ آپ نے جیسے بھی ایکسپلین کیا کہ وہ والا ایلیمنٹ بھی ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنس کو بھی اپلفٹ کر رہے ہیں، ان کی بھی ایک پازیٹیو امیج بلڈنگ کر رہے ہیں. اچھا، انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے چونکہ میں نے پبلک پالیسی پڑھی، میرا بڑے سارے بیوروکریٹس سے تعلق رہا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز، سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینسز الگ الگ طرح کے. ابھی بھی ہم پالیسی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، پالیسی پریکٹیشنرز کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں عام عوام کے یہاں ایک انتہائی نیگیٹو امیج پایا جاتا ہے؟ جب ہم واقعات ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے نہیں، یہ بھی ہمارے جیسے جیتے جاگتے انسان ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن یہ طبیعتاً یا نیتاً برے نہیں ہیں. لیکن یہ امیج بن گیا ایک عام عوام میں کہ نہیں، یہ لوگ طبیعتاً یا نیتاً برے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ کیا یہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم ہوا، یا یہ کوئی خاص موومنٹ تھی جس نے یہ شیپ کر دی چیز؟ کوئی مووی، کوئی ڈرامہ آیا تھا جس میں کچھ ایسا امیج پورٹریٹ کیا گیا تھا جس کے بعد ایسا کچھ ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں پبلک کی بات کروں گی کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ ہم بہت بے صبر ہیں اور کچھ ہم سست قوم ہیں. ہم جیسے میں ابھی آپ کو اپنا کانسیپٹ سمجھایا ہم نے ریڈ ٹیپ کا، ہمارے ہاں سیدھے طریقے سے کام ہونے کا کانسیپٹ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں کہ رشوت دے کے کام کروانا یا تو ناگزیر ہے یا پھر سیدھا راستہ تو ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو ہم آلریڈی ہم نے جو ایک غلامی کا دور کاٹا ہے وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہے. اور آپ یقین جانیں کہ میں نے ایسے واقعات دیکھے، اور ابھی این جی او کی جرنی کے اندر میرے پاس ایک خاتون تھی جنہوں نے
जिनका पेंशन का कोई इशू चल रहा था, और हमने उन्हें गाइड किया कि जी ये तरीका कार अपनाएं। कुछ दिनों के बाद हमने फॉलो अप लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैंने तो इतने पैसे दे के काम करवा दिए। सही। तो अवाम जो है वो बेसिकली रिश्वत सतानी को और हैसल फ्री काम को अपना दुरा इम्तियाज बना चुकी है। उनको लगता ही नहीं है कि हमें सीधे रास्ते से भी काम हो सकता है, हालांकि हो सकते हैं। और जहां तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, वो डेफिनेटली हैज और हैज नॉट का एक जो सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है, वो आज भी अवाम के ज़हन में है। वो देखते हैं उनकी पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए इतने बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन वो ये बीच का जो एक मुआवजा वो नहीं जानते, एक्चुअल कंपैरिजन कि जो बंदा इतनी पढ़ाई करके आता है और प्राइवेट सेक्टर की निस्बत सरकारी तनख्वाहें इंतहाई कम है, तो क्या होता है कि आपको घर या थोड़ी सी मैन पावर के साथ अकोमोडेट कर दिया जाता है, बाकी तो आपके वही मराद हैं जो एक आम आदमी के हैं, और फिर अगर वो भी छीन ली जाएंगी तो सरकारी नौकरी में आएगा कौन? तो ये, और मीडिया की जहां तक आपने बात की, तो मीडिया से मुझे थोड़ा एतराज जरूर है, वो ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे करता है। ठीक है, ब्लैक शीप या काली भेड़ जिसे हम कहते हैं, बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाइए। जो पूरा मुल्क चल रहा है, अगर सिस्टम कहीं ना कहीं मौजूद है तो इन लोगों की वजह से मौजूद है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दें या लॉ एनफोर्समेंट खत्म कर दें, तो देखिए फिर आवाम एक दूसरे के क्या हाल करेगी। अच्छा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। हमारे यहाँ एक इदारा पाया जाता है सर्विसेज, जो हमारी मिलिट्री सर्विसेज है उसके हवाले से ISPR। तो एक इदारा, उसके लिए एक इदारा, ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं होना चाहिए जो इनका पॉजिटिव इमेज भी पोर्ट्रे करे, या एटलीस्ट नेगेटिव के पोर्ट्रेट को थोड़ा कम कर सके। बिल्कुल होना तो चाहिए। वैसे तो DGPR वो देखिए, वैसे तो हर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे अगर मैं पुलिस की बात करूं तो उन्होंने अपने PR रखे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी खुली कचहरियां हो रही हैं या फिर और कोई जो भी उनकी कोई आप समझें कि अचीवमेंट्स हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो जारी है, और जो पढ़ी लिखी मैं कहूँगी कि आवाम है, उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जो ये जानता है कि एफर्ट चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो, मैंने जैसे कहा कि माइंडसेट जो डेवलप हो चुके हैं, माइंडसेट उनको खत्म करने में टाइम लगेगा, और उसी के लिए सुनवाई जो है वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है, ताकि उन्हें पता चले अब आपको कि सरकारी इदारे काम करते हैं, आप उनका प्रोसीजर तो जानिए, अब जाइए तो सही। और इसी तरह हम जो जहाँ तक ताल्लुक इंस्टीट्यूशंस का, जब आवाम उन पे एतमाद करेगी, वहाँ पे उनके काम उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होंगे, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस की गुडविल बढ़ेगी। इंस्टीट्यूशंस की गुडविल, रेड टेप, ये सारा कुछ एक बहुत अच्छी किताब है कुदरतुल्लाह शाह साहब की, जिसका नाम ही सुल्फीता है। उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में कुदरत साहब ने इसको एक्सप्लेन किया। तो वो किताब पढ़ के पता लगता है कि ये 2025 का मसला नहीं है, ये मसला 2000 से पहले भी एग्जिस्ट करता था। तो ये जो कुछ भी हुआ, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ, एनर्जी राइटली सेट के ये कॉलोनियल माइंडसेट का भी इसमें बड़ा सारा अमल दखल है, क्योंकि वो लोग हम पे सिर्फ रूल करने आए थे, उनका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत फर्क था, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से फर्क होना चाहिए था आइडियली, लेकिन हो नहीं पाया। तो इसमें अब आपने जो अभी एक इमेज पोर्ट्रे किया ब्यूरोक्रेसी का, वो मेरे लिए काफी अनोखा था, क्योंकि जिस ब्यूरोक्रेसी से हमारा पाला पड़ता है वो ऐसी नहीं है, और सेकेंडली एक तो ऐसी नहीं है, और जो एक विल होती है किसी भी काम को करने की, क्या वो विल वहाँ पाई जाती है? तो बहुत सारी स्टडीज जो पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम पे चल रही हैं, वो हमें ये बताती हैं कि शायद वो जो गोरे अंग्रेज थे वो तो फिर भी कुछ ठीक थे, ये जो आजकल के देसी अंग्रेज हम पे मुसल्लत हैं, इनके यहाँ बहुत सारे मसले मसाइल पाए जाते हैं। तो दो एक्सट्रीम्स है, एक वो एक्सट्रीम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक वो एक्सट्रीम है जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें सुन के लगता है कि सब अच्छा है, सिर्फ आवाम को ही समझ बूझ नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा कि अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन हम सबको एक जैसा समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि मेरे पास एक खातून थी, उनके किसी चोरी का मसला चल रहा था, कोई घर में फोन चोरी हो गया,
उन्होंने हमसे सुनवाई के रेफरेंस से कि जी मुझे समझ नहीं आ रही है, एफआईआर तो दर्ज, वहाँ तो बंदा बड़ा ख्वार होता है, क्या किया जाए ये वो। तो उनको पहले मैंने बताया कि भाई इस तरह एफआईआर का ये तरीका वो नहीं रहा जो आप समझते हैं। एफआईआर के लिए अब बकायदा डेस्क बना दिए गए हैं और वहाँ पे जो एम्प्लॉइज रखे गए हैं वो पुलिस के नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली उस एफआईआर के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट किया हुआ है। आप जाइए तो सही, वो नहीं कर सकती, आप खातून है तो 15 पे कॉल कर लीजिए, वो बड़ा इमीडिएट रिस्पांस देते हैं। लेकिन नहीं, वो एक जो माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं जी, मैंने कहा चलिए ठीक है, आप खातून हैं और नहीं जा पाती तो हम आपकी उस महकमे तक रसाई करवा देते हैं, ये फलां बंदे हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, अपना मुद्दा बयान कीजिए। लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बगैर किसी फॉर्मल कंप्लेंट के ही पुलिस एक्शन शुरू कर दे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हमारी अननेचुरल एक्सपेक्टेशन भी है। हम अपने हिस्से का काम चाहते हैं कि कोई दूसरा कर दे, या सुनवाई जाके एफआईआर दर्ज करवा दे, या जो भी रेलेवेंट ऑफिसर है वो उनकी जगह एक इनफॉर्मल एक्शन शुरू कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इस जिस पोजीशन पे आए हुए हैं, हम दोनों चीजों को देख रहे हैं, अवाम के प्रॉब्लम्स भी और इंस्टीट्यूट के, जैसे मैंने बताया कि घर से ही ज़ाहिर में प्रॉब्लम्स हम देखते थे कि फादर को क्या है, हस्बैंड को क्या है, भाई को क्या है, कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं सरकारी अफसरों के ऊपर। वो बाज़ औक़ात चाह रहे होते हैं कि हम काम करें, लेकिन उनके अपने और मसाइल पड़े, पब्लिक का प्रेशर, फिर पॉलिटिक्स जो है वो एक ज़ाहिर पॉलिटिसाइज हो चुके हैं महकमे, और हर तरह का हायरार्की का प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है। तो हम अपने हिस्से का, वो आप जैसे मुझे वो बता रहे हैं, आप अवाम बन के जवाब दे रहे हैं, मैं आपको दोनों तरफ से जवाब दे रही हूँ, बाकी अवाम की ग्रीवेंसेस भी जेन्युइन है, क्योंकि जाहिर जैसे मैंने कहा कि माफिया और रिश्वत वगैरह का जो सिलसिला है वो अब बीच में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है हमारे सिस्टम के अंदर, और इसकी वजह से ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोग ज्यादा इश्यूज फेस कर, उनको ऊपर जाने ही नहीं दिया जाता, पहले ही रोक दिया जाता है, असल मसला। तो इसमें जैसे भी आपने बताया कि कुछ अवाम में बेसब्री का एलिमेंट भी पाया जाता है जिसको आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये इनिशिएटिव आपने एग्जैक्टली कब लिया और अब तक कितने लोग हैं जो आपसे रब्ता कर चुके हैं, किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं और आप किस तरह से उन्हें हल कर रहे हैं? जी सर, ये जो सुनवाई वेलफेयर फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद हमने रखी है 2025 जनवरी में, तो अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी हम बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेजेस के ऊपर हैं। अलबत्ता अभी तक की हमारी जो कारकर्दगी है उसमें हम 4 सेशंस मुनक्किद कर चुके हैं। उसमें से एक सेशन हमने पंजाब यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मुनक्किद किया, जो कि सीएसएस प्रिपरेशन के डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स और गाइडलाइन के ऊपर था। उस पे हमने असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स थे, उनको बतौर स्पीकर मौजूद किया था। इसके अलावा यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में हमने एक पुलिस के डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स पे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमने मुनक्किद किया, उस पे डीआईजी साहब थे, वो बतौर गेस्ट इनवाइट किए गए। इसके अलावा एक हमारी जो एनजीओ की मेंबरान हैं खवातीन की क्वालिटी सेहत पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हमने गायनेकोलॉजिस्ट इनवाइट की, और चौथा हमने एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का स्कूल था, नूर पब्लिक स्कूल, वहां पर हमने उनके असातिज़ा के लिए ट्रेनिंग सेशन भी उसका भी इनेकाद किया। और इसके अलावा जो हमारे पास ये इनिशियल लीगल कंसल्टेशन की सर्विस है, उसमें हमारे पास अभी तक जो है वो पेंशन के हवाले से काफी क्वेरीज आई। इसके मैं एक बड़ा दिलचस्प आपको 2 वाकयात एक जैसे सुनाना चाहूंगी इग्नोरेंस के हवाले, जिस पे हम काम कर रहे हैं, कि 2 खवातीन थी, उनके बेवा, और उनको मालूम नहीं था कि जब एक सरकारी मुलाजिम वफात पाता है तो आपको महकमे को इत्तला देनी पड़ती है मुतल्लिका जहाँ हम काम करते हैं, और आप पेंशन तब तक निकलवा नहीं सकते। अब ये वो इग्नोरेंस की आगाही नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, ड्रॉ करवा ली और बताया नहीं, वो क्या हो गया, लीगल ऑफेंस बन जाता, और फिर उनकी वहाँ पे ब्लॉकेट लग गया उनकी पेंशन पे, फिर उनकी रहनुमाई को बताया कि क्या है। तो इस तरह की जो ये मेरा पॉइंट ये है कि एक आसान सा काम उनका अपनी इग्नोरेंस की वजह से सुसरने का शिकार हो, तो यहीं पे सुनवाई अपना काम कर रही है, छोटे छोटे आपको मशवरे देकर आपके काम में आसानी हो जाना चाहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक जनरल वेलफेयर का ताल्लुक है, तो हम इन 5 माह में तकरीबन 15
फलाही ड्राइव्स कर चुके हैं, वेलफेयर ड्राइव्स कर चुके हैं, और इनमें तकरीबन हमारे पास 350 से लेके 450 तक के लोग मुस्तफीद हो चुके हैं हमसे, जिनमें आटा, राशन, दस्तरखान, खाने की तकसीम, कपड़े हम तकसीम कर चुके हैं। That's very good. तो बड़ा डाइवर्स किस्म का एक पोर्टफोलियो आपने इन चंद माह में ही डेवलप कर लिया है। तो एनजीओस के लिए कुछ एनजीओस अपना स्टार्ट इस तरह से करती हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, बट इवेंचुअली वो उसको कुछ एक या दो नुकात पे बिल्कुल मुर्तकिज हो जाते हैं, उनका सारा फोकस उस पर चला जाता है। तो सुनवाई में आप फोकस क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में क्या वर्टिकल होगा जिस पे आपका ज्यादा फोकस होगा? सर बेसिकली तो हम अवेयरनेस और एजुकेशन के ऊपर ही मेन फोकस है हमारा, चाहे वो सोशल एजुकेशन हो, चाहे वो ये डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स की अवेयरनेस हो। तो बेसिकली एक ही चीज के दो रुख आप समझ लें, और जनरल वेलफेयर तो फिर ऑब्वियसली एनजीओस का काम है ही। जी, बाकी अगर आप एस्टैब्लिश्ड एनजीओस को देखें, उनकी वेबसाइट्स देखें, तो वो हर तरह के काम कर रही हैं। वो कुर्बानी के गोश्त भी बांट रही हैं, वो शादियां तक करवा रही हैं, वो रिश्ते तक जो करवा रही हैं, कॉलेजेस बना रही हैं, यूनिवर्सिटीज बना रही हैं। तो एनजीओ किसी एक जगह तक अपने आप को मुंजमद नहीं रखते। जहाँ जहाँ आप वे फॉरवर्ड आपको नजर आता है, वहाँ आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, और हम भी इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे आगे हमारे सामने एवेन्यूज आएंगे हम एक्सप्लोर करेंगे। That's really good. आपका जो ये डिपार्टमेंटल प्रोसीजर वाला एलिमेंट है ना, दैट रियली स्ट्राइक्स कि एक ऐसी चीज है जो कि अभी तक नहीं की जा रही थी, और आई रियली थिंक कि इसको हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन, जैसे भी आपने दो बड़े अच्छे इदारों का नाम मेंशन किया, ऑर्गेनिज्म यूनिवर्सिटी, यूएमटी, इस तरह के काफी सारे इदारे हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी पढ़ा रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी पढ़ाना चाह रहे हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो एटलीस्ट उन बच्चों को हम ये एजुकेट कर सकते हैं, और फिर वो तमाम लोग जो कि गवर्नेंस नहीं पढ़ रहे, पब्लिक पॉलिसी नहीं पढ़ रहे, लेकिन एटलीस्ट उनको भी जिंदगी में किसी ना किसी मुकाम पे इन डिपार्टमेंट से पाला पढ़ना है। सो आई थिंक यू कैन डू दैट, और ये एक बड़ी जबरदस्त चीज मुझे पर्सनली लगा। मैं इसमें आपको कम्प्लीमेंट भी करना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और मैं एक रिकमेंडेशन भी देना चाहूंगा कि अगर आप इसको ज्यादा फोकस कर लें एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स, तो ये एक ज्यादा आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है। तो एनजीओस में आपने जैसे कहा कि एनजीओस बड़े सारे काम कर रही होती हैं, जहां अपॉर्चुनिटी आती है उस लिहाज से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर देते हैं। तो इसमें डोनर का एक बड़ा अहम किरदार होता है। तो सुनवाई का आपने इनिशिएटिव लिया, ये क्या आप इसको सोलली खुद कर रहे हैं, या आपका जो भी बोर्ड है, आप कोई लोग इसको बूटस्ट्रैप करके खुद से कर रहे हैं, या कोई डोनर ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ इन्वॉल्व हैं? सर अभी हम रिसेंटली रजिस्टर्ड हुए हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब से, और अभी जो हमारी डोनेशन की डोमेन है वो सिर्फ हमारे फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स वगैरह। अभी हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं चैरिटी कमीशन में। जब हम वहां से रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर हम ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के में और उल्लास से भी अपील कर सकेंगे कि वो हमें डोनेशंस दें। और जहां तक ताल्लुक है ये हमारे सेशंस अरेंज करने का, वो इन पे जो इंस्टीट्यूशंस को आप राब्ता करते हैं, दे ऑब्वियसली दे शो कर्टेसी, और वो ज्यादा कोई आपसे चार्ज भी नहीं करते। जिस तरह मैंने कहा कि हम एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाते हैं, तो भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इस वेलफेयर एक्टिविटी में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। That's a really good model, एक काइंड ऑफ विन-विन सिचुएशन है, क्योंकि जो आपके पास एक्सपर्ट आ रहे हैं उनकी भी एक पीआर इससे इंक्रीज होती है, स्टूडेंट्स के लिए विन है कि वो लर्न कर रहे हैं, इदारे के लिए विन है कि इदारे की भी एक गुडविल बढ़ रही है, एंड इवेंचुअली सुनवाई के लिए भी एक अच्छा जेस्चर है। सो इट्स रियली गुड। अगर इसी मॉडल को कंटिन्यू किया जाए तो बड़ी सारी एनजीओस इंक्लूडिंग योर्स अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। तो एनजीओस को लेके पाकिस्तान में एक जो काइंड ऑफ इश्यूज फेस करती हैं एनजीओस, क्या आप उस फेज से अभी गुजर चुके हैं, या अभी आपको उस फेज से गुजरना बाकी है? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही एलैबोरेटेड प्रोसेस है, बहुत फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज, इसे आप आसान नहीं कह सकते। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप अपने कवर करते जा रहे हैं तो हमें इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों रखा। वो इसलिए है ताकि जो गैर संजीदा लोग हैं वो इस प्रोसेस से बाहर आ जाएं, या वो ऐसे अफराद जिनके कोई और मकासद वो लोग इसका हिस्सा ना बन सके। जैसे फेडअप या मनी लॉन्ड्रिंग के जब इश्यूज आए तो ये बहुत सी एनजीओस का इसमें रोल जो था वो नेगेटिव पाया गया।
इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एक आप कहेंगे फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया है, और यहाँ तक वही आएगा जो वाकई सिंसियर एफर्ट करना चाहिए। जरूर, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने माशाल्लाह 4 माह पहले एक एनजीओ का इजरा किया, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरे जो कि बड़ा रिग्रेस प्रोसेस है। तो हमें काफी सारे वो लोग सुन रहे होंगे जो अपनी एनजीओ रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं नियर फ्यूचर, तो इसमें आप थोड़ा सा उन्हें गाइड करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं एक एनजीओ की, और ये प्रोसेस कितना लेंथी है, कितना टाइम अमूमन दरकार होता है, और इसको किस तरह से थोड़ा फैसिलिटेट किया जा सकता है। और आखिरी सवाल, वैसे एक ही सांस में मैंने काफी सारे सवाल कर लिए हैं, कि क्या मजीद जरूरत है पाकिस्तान में एनजीओस बनाने की? जी, देखिए, जो प्रोसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लेंथी प्रोसेस है। उसके अंदर काफी सारी फॉर्मेलिटीज मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल या इंटरनेशनल किस लेवल पे एनजीओ बनाना चाहते हैं। सुनवाई फाउंडेशन को फिलहाल हमने डिस्ट्रिक्ट लाहौर लेवल के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया। वो जब जैसे जैसे आप ये ऑप्शंस चूज करते हैं, तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ मेंबर्स भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 20, नेशनल के लिए 200, इंटरनेशनल के लिए 500 बंदा का मेंबर है। इसके अलावा जो एनजीओज हैं, किस किस्म की एनजीओज, उसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से चूंकि हम लोग रजिस्टर्ड हैं, तो उसके फॉर्म के अंदर चंद एक ऑप्शंस दी गई हैं, जिसमें तालीम और तरबियत जैसे कि हम उसमें फॉल करते हैं। इसके अलावा बेवाओं, मुहताजों, बुजुर्ग अफराद की फलाह बहबूद है, खवातीन की फलाह बहबूद है, और जो नौजवान तबका है उनकी तालीम, उनके रोजगार के मौके, ट्रेनिंग, इस तरह की ऑप्शन उसमें मौजूद है। आप उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आप एनजीओ भी बनाना चाहें। और जहाँ तक बात है कि एनजीओ बनाने की गुंजाइश, तो मैं ये समझती हूँ कि हमेशा वैक्यूम तो रहता है, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। अब इतनी एनजीओ ऑलरेडी काम करती हैं, लेकिन गुर्बत तो अभी भी है। इतनी एनजीओ काम कर रही हैं, लेकिन एजुकेशन की जरूरत आज भी है। तो वैक्यूम हमेशा रहता है, और मैं समझती हूँ कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आएंगी, जितने ज्यादा लोग, सिंसियर लोग इसमें आएंगे, उतनी ही बेहतर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, लाइक जैसे आपने एजुकेशन का जिक्र किया, तो एजुकेशन एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो तो स्टेट का जॉब है। एनजीओ उसको फैसिलिटेट कर सकती हैं, कर रही हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, एंड देन देयर इज प्राइवेट सेक्टर एज वेल। तो इसमें अगर हम खास तौर पे एजुकेशन, क्योंकि वो काइंड ऑफ हमारा कॉमन टॉपिक भी है, आप भी एकेडमिया से मुंसलिक रहे हैं, मैं भी मौजूदा अभी मुंसलिक हूँ, तो एजुकेशन को हम किस तरह से कर सकते हैं सेग्रीगेट, कि कितने परसेंट गवर्नमेंट को ये चीज देखनी चाहिए, कितना रोल एनजीओस प्ले कर सकती हैं, और देन व्हाट इज लेफ्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर। देखिए, जाहिर मेन रिस्पांसिबिलिटी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की ही होती है, लेकिन चूंकि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, तो हमने ये भी प्रैक्टिकली देखना है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ऑब्वियसली लिमिटेड हैं। वेस्टर्न कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हम एक सर्टेन लेवल तक फ्री एजुकेशन के शायद अभी काबिल नहीं है। तो ऑब्वियसली उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमें सपोर्टिंग हैंड तो चाहिए, और एनजीओ वो रोल प्ले करती हैं। जहाँ तक ताल्लुक है प्राइवेट सेक्टर का, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर पैसे वाले तबके के लिए ज्यादा है, जो अफोर्ड कर सकता है खुद से, और जो तबका अंडर प्रिविलेज्ड है, जो मुस्तहिक अफराद हैं, उनके लिए एनजीओ अपना काम करते हैं। अच्छा, अभी चूंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है, तो ऐसे में एनजीओस की जिंदगी क्या कदरे आसान नहीं है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि अब आपके लिए अपना पैगाम पहुंचाना आसान हो गया है लोगों के पास। अभी रिसेंटली पीटीए जो है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन यूजर 20 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। तो इफ वी आर अ कंट्री ऑफ 25 करोड़, उसमें से 20 करोड़ हमारे पास मोबाइल यूजर्स हैं, तो इट्स ह्यूज। तो अब आपके लिए एज एन एनजीओ आसान है ये चीज कि आप लोगों तक उनके मोबाइल के थ्रू पहुंच सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंच सकते हैं, या ऑन द अदर हैंड ये मुश्किल हो गया आपके लिए एज कम्पेयर टू जो आपसे पहले एनजीओस फिजिकली जा के सेमिनार्स करती थी, सेशंस करती थी? हाउ डू यू सी इट? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है,
क्योंकि आप अपनी आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू जाके बता सकते हैं। पहले एक वक्त था जब एनजीओज अपनी प्रॉस्पेक्ट खैर आज भी बनाती हैं, लेकिन उन्हें एक हार्ड कॉपीज प्रिंटेड फॉर्म में जनरेट करनी पड़ती थी। आज आप अपनी वेबसाइट दिखाएं और अपना काम आपको शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिर इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी आसान, क्योंकि आवाम में अवेयरनेस आ रही है, मीडिया भी वॉच डॉग का रोल प्ले करता है, तो एनजीओज को पता है कि हम जो कर रहे हैं वो दिखाई भी देगा और हमें उसका जवाब भी देना होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी नेगेटिव बात है, इसमें ज्यादा पॉजिटिव। सो जैसा कि आपका एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा जर्नी रहा एनजीओ का, एज एन एकेडमिक भी आपने काम किया, आप माशाल्लाह खुद भी अभी यंग ही हैं, तो यूथ के लिए क्या मशवरा है आपके पास? जी, यूथ के लिए पहली चीज तो ऑब्वियसली उनकी तालीम और तरबियत पे ही मैं बात करूंगी। जितने आप तालीम याफ्ता होंगे, जितने स्किलफुल, क्योंकि सुनवाई वेलफेयर फाउंडेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि एक सेशन हमने ट्रेनिंग सेशन के साथ किया, तो आगे भी हमारे प्लान में शामिल है कि हम सुनवाई के प्लेटफॉर्म से कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी अरेंज करें। तो सबसे पहली बात कि तालीम के साथ साथ महारत, स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। तो आजकल के बच्चों को मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि कोई भी जो चाहे आईटी की फील्ड हो जाए या और आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं या जो भी प्रोफेशनल फील्ड है, उसमें आप अपना टेक्निकल हैंड जरूर सीखिए। क्योंकि खाली किताबें पढ़ लेने से, खाली सफ़े याद कर लेने से आज का दौर उससे आगे नहीं। आज का दौर हर चीज में कंप्यूटर आ गया, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है। क्रिएटिविटी सीखिए। अब आपने कहीं ना कहीं मेटा को कम्पीट तो करना है, लेकिन मेटा बनाने वाला भी इंसान है, तो वो इंसान बनिए। अच्छा, एक फाइनल मेरा आपसे सवाल है कि ये जो एनजीओ बनाना है, ये मेरा परसेप्शन तो यही है कि ये खास किस्म के लोगों का काम है जो कि दर्द दिल रखते हैं, जो कि सोसाइटी को गिव बैक करना चाह रहे होते हैं। तो क्या ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, या चूंकि आप इस डेवलपमेंट सेक्टर में, इस एनजीओ सेक्टर में अब आप खुद भी डाइव इन कर गए हैं, तो क्या पाकिस्तान के एनजीओ सेक्टर में, पाकिस्तान के डेवलपमेंट सेक्टर में आर देयर पीपल जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते बट स्टिल दे आर इन दिस सेक्टर? जी बिल्कुल। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर जगह इट्स ऑल रोजी, इट्स नॉट। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अखबारों में भी आप पढ़ते हैं कि जिन पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया होता है, डेफिनेटली उसकी एक रीजन है। बहुत सी ऐसी, जब हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे थे, हमें पता चला कि बहुत सी ऐसी हैं जिनकी ऑडिट्स में इशू आता है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई। अब ऑर्गेनाइजेशन की ये फाइनल रिपोर्ट अपनी सालाना ऑडिट की देना, आई कैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उनसे रजिस्टर्ड जो आपके सीए होंगे उससे करवाना सजेशन है आप। और इसके अलावा जो लोग जो डेफिनेटली जिनको हम कहते हैं कि जो कोई मगरबी एजेंडे पे चल रहे हैं, ये सभी लोग बीच में होते तो हैं, लेकिन ये वो हैं जो कि अंडर द टेबल काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ गलतफहमी है कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। अखबारें भरी पड़ी हैं उन एड से। पिछले दिनों में जब ईद थी, बकरा ईद, तो वहाँ पर अखबार में कितना बड़ा एड था गवर्नमेंट कि सिर्फ चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को अपनी खाने दें या आप उनको फंडिंग दें। तो यहाँ पे फिर काम फिर आवाम की अवेयरनेस का आता है कि आप सिर्फ मुस्तनिद और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एतबार करें और उनको फंडिंग दें, क्योंकि हर जो चीज़ बाज़ औक़ात को दिखाई जाती है वो बाज़ औक़ात ऐसी नहीं होती। तो इसमें आपकी विजिलेंस होना आपके लिए आकर रहना बहुत ज़रूरी है। guys, और literally आखिरी सवाल, because this is kind of podcast I'm enjoying, क्योंकि बड़े अरसे बाद किसी नॉन आईटी बंदे से गुफ्तगू करने का मौका मिला। तो आखिरी सवाल ये है कि हमारी ये जितनी भी एनजीओज हैं, ये एक काम जो इन्हें करना चाहिए, मुझे लगता है कि इनको ये काम करना चाहिए, लेकिन अभी तक बड़ा गैप है इसमें, दैट इज पॉलिसी एडवोकेसी। कि अगर एक चीज ये सब एनजीओज मिलके, डेवलपमेंट सेक्टर मिलके गवर्नमेंट को बता दे कि इस चीज को पॉलिसी का पार्ट बनाए, वो पॉलिसी किस तरह की यूज के लिए एडवोकेसी करें, तो शायद हम उस चीज को ग्रास रूट लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल टॉप टियर तक वो चीज सॉल्व हो सकती है। अदरवाइज सैकड़ों एनजीओज मिलके भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस तरह के कोई चीज आपके एजेंडा में कोई फॉरवर्ड आने वाले सालों में शामिल है कि कोई पॉलिसी, पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी जिसमें जैसे कि विमेन राइट्स के हवाले से, चाइल्ड राइट्स के हवाले से, यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, एनी सर्टेन पॉलिसी दैट यू वांट टू टारगेट, जिसके लिए आप
कुछ सजेशंस देना चाहें? देखिए, जहाँ तक सुनवाई वेलफेयर का ताल्लुक है तो हमारा टारगेट तो ऑब्वियसली रेड टेप रिडक्शन। उसके हवाले से देखिए, एनजीओ सरकारी इदारों में मुदाखलत नहीं कर सकते। हम ऑब्वियसली ट्रेनिंग सेशन की तरफ कोशिश करेंगे कि अगर आने वाले वक्त में हमें मौका मिला कि हम सजेशन आगे पुट कर सकें तो हम उनको ये कि ज़्यादा से ज़्यादा महारत सिखाई जाए नौजवानों को। इसके अलावा जो यही रेड टेप वाली बात है कि प्रोसीजर्स को आसान बनाया जाए, आम फहम बनाया जाए, ताकि एक आम शख्स जो कि इतनी तालीम नहीं रखता वो आसानी से तरीक़ेकार को समझ सके। और अकाउंटेबिलिटी यानी इदारों के अंदर जो ये रिश्वत सितानी, डाउट माफिया, ये जो एक्सप्लॉइट होते हैं जिससे लोग उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस को ज़्यादा मज़ीद बढ़ाया जाए। तो मैं समझती हूँ इन पे काम करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि आने वाले दिनों में मौका मिले इस तरह, तो यस देयर आर पॉलिसी राउंड टेबल्स। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है और एनजीओज आर अ बिग पार्ट ऑफ दैट। तो ये आपके लिए भी एक सजेशन, और वो तमाम लोग जो एनजीओ सेक्टर में आना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट वांट्स टू लिसन, गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू से, लेकिन अगेन वही चीज के जैसे हमारी आवाम प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहती, हमारे एनजीओ सेक्टर में भी बड़े सारे लोग गवर्नमेंट को सजेशन देना ही नहीं चाहते। So we need to do it as a development sector. और I think it's a good time to conclude our podcast today. आपका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और सुनवाई फाउंडेशन के बारे में पूरा अपना जर्नी भी आपने बताया, लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी बताया, लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आप अगर जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कोई फाइनल मैसेज देना चाहें तो प्लीज। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़ेरे हासिल बहस हमने की यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा ये कि मैसेज यही है आवाम के लिए कि हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें इंसानी खिदमत के लिए पैदा किया है, तो अपने आप को फलाह बहबूद के लिए हमेशा जो है वो अपने अंदर जेनरॉसिटी पैदा करें, और जहाँ तक हो सकता है आप एक दूसरे की मदद की तरफ जो है वो ज़रूर अपना ध्यान करें। और मदद ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे से करनी है, आप अपनी कोई सर्विस दे सकते हैं, एक अच्छा मशवरा भी फलाह बहबूद में आता है। तो जितना हम एक दूसरे के लिए हमदर्दी का जज्बा रखेंगे और एक दूसरे की टांग खींचने में जरा कम ध्यान देंगे, तो उतना ही एक सेहतमंद माशरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी ऑडियंस से हम यहाँ पे इजाजत चाहेंगे शारू टेक्नोलॉजीज के स्टूडियो के साथ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी शारू टेक्नोलॉजीज की किसी नई पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ। अपने मेजबान हामिद सईद और हमारी आज की मेहमान अरूज महबूब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।